हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPAE 104 पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड रिक्रूटमेंट सिस्टम? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एक अच्छे रिक्रूटमेंट सिस्टम के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं। फोकस ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे सही तरीके से लोगों का चुनाव किया जाए। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सही कैंडिडेट को जॉब के लिए छांटना और अपॉइंट करना। एक अच्छा रिक्रूटमेंट सिस्टम इंश्योर करता है कि सही इंसान को सही पोजीशन पर रखा जाए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत हाई इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन इसके कोर एलिमेंट्स है। मेन बॉडी। 1. ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी। एक अच्छा रिक्रूटमेंट सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब सभी रूल्स और प्रोसेस पब्लिकली क्लियर होने चाहिए। कैंडिडेट की इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव बेसिस पर होनी चाहिए, बिना बियास के। एग्जाम्पल, यूपीएससी जैसे इंस्टीट्यूशंस क्लियर रूल्स के थ्रू एग्जाम्स और इंटरव्यूज लेते हैं। 2. मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मेन बेस मेरिट होना चाहिए। सिलेक्शन सिर्फ क्वालिफिकेशन, स्किल और कैपेबिलिटी के बेसिस पर होना चाहिए। यह इंश्योर करता है कि केपेबल लॉक सिस्टम में आए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यूज मेरिट को टेस्ट करने के अच्छे तरीके हैं। 3. इक्वल अपॉर्चुनिटी। सभी एलिजिबल लोगों को इक्वल चांस मिलना चाहिए, चाहे उनका कास्ट, जेंडर या बैकग्राउंड कुछ भी हो। रिजर्वेशन पॉलिसीज SC, ST, OBC और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जॉब एड्स में रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन क्लियरली मेंशन होता है। 4. टाइमलीनेस और एफिशिएंसी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस टाइमली होना चाहिए। देर होने से पोजीशंस खाली पड़ी रहती है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस और ऑटोमेशन प्रोसेस को फास्ट और एफिशिएंट बनाते हैं। एग्जाम्पल, कई स्टेट PSC अब ऑनलाइन सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। 5. जॉब एनालिसिस और प्लानिंग। रिक्रूटमेंट से पहले जॉब एनालिसिस करना जरूरी है ताकि पोजीशन की रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो। मैनपावर प्लानिंग फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग हायरिंग में हेल्प करती है। 6. लीगल और एथिकल कंप्लायंस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, जैसे आर्टिकल 16 का इक्वल अपॉर्चुनिटी क्लॉज। करप्शन और फेवरेटिज्म से बचने के लिए एथिकल नॉर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम से फेयरनेस मेंटेन होती है। 7. फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। रिक्रूटमेंट सिस्टम को चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना आना चाहिए। नए स्किल्स जैसे डिजिटल लिटरेसी को इंक्लूड करना भी जरूरी है। टाइम पर पॉलिसीज का रिव्यू होना चाहिए। 8. फीडबैक और कंप्लेंट मैकेनिज्म। कैंडिडेट्स का फीडबैक लेना और कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। इससे पब्लिक ट्रस्ट बनता है और सिस्टम अकाउंटेबल रहता है। कंक्लूजन, एक स्ट्रॉन्ग रिक्रूटमेंट सिस्टम एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिबल पब्लिक सर्विस के लिए फाउंडेशन है। ट्रांसपेरेंसी, मेरिट, इक्वालिटी और लीगल कंप्लायंस जैसे एलिमेंट्स इसे इफेक्टिव बनाते हैं। जब ये सारे एलिमेंट्स प्रॉपर्ली काम करते हैं, तभी सिस्टम पर पब्लिक का ट्रस्ट बनता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, राइट अ नोट इन ब्रीफ ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि फेयरनेस, इक्वालिटी, परफॉर्मेंस बेस्ड पे और लीगल कंप्लायंस। इन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पर सैलरी स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है एम्प्लॉयज के लिए एक प्रॉपर सैलरी स्ट्रक्चर बनाना और उसको मेंटेन करना। इसमें वेजेस, इंक्रीमेंट्स और बेनिफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड होता है। एक अच्छे सैलरी सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी, मोटिवेशन और जस्टिस मेंटेन होता है। ये सिस्टम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को फेयर और एफिशिएंट बनाता है। मेन बॉडी। 1. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड फेयरनेस।
सैलरी देने में सबसे पहले फेयरनेस होना चाहिए, काम के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना जेंडर, कास्ट या रिलीजन के बेस पर। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो लॉ से भी सपोर्ट होता है। 2. प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। हर जॉब लेवल के लिए सैलरी स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होना चाहिए। सैलरी बैंड्स, ग्रेड पे और अलाउंसेस स्टैंडर्ड होने चाहिए। गवर्नमेंट सर्विस में पे कमीशंस जैसे कि 6th पे कमीशन सैलरी को स्टैंडर्डाइज करते हैं। 3. प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। सैलरी ऐसी होनी चाहिए जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करे और उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाए। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स और टाइमली प्रमोशंस मोटिवेशन के टूल्स होते हैं। जब सैलरी को प्रोडक्टिविटी से लिंक किया जाता है तो वर्कफोर्स एफिशिएंट बनता है। 4. प्रिंसिपल ऑफ अफोर्डेबिलिटी एंड फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। सैलरी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के बजट में फिट हो। सरकारी डिपार्टमेंट्स का सैलरी एक्सपेंडिचर उनके ओवरऑल बजट को अफेक्ट करता है। अगर सैलरी बर्डन ज्यादा हो गया तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे असर पड़ता है। 5. प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक रिव्यू। टाइम पर सैलरी सिस्टम का रिव्यू होना चाहिए, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ने पर सैलरी रिवाइज करना। इससे सिस्टम अपडेटेड और कम्पेटिटिव बना रहता है। इंडिया में पे कमीशंस इस रिव्यू प्रोसेस का एग्जाम्पल है। 6. प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड लीगल कंप्लायंस। सैलरी डिसीजंस ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और लीगल रूल्स फॉलो करने चाहिए। एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसकी सैलरी कैसे कैलकुलेट हो रही है, क्या अलाउंसेस मिल रहे हैं। ये सब ट्रस्ट बिल्ड करता है और डिस्प्यूट्स अवॉइड करता है। 7. प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पैरिटी। इंटरनल पैरिटी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको उनके रोल के हिसाब से फेयरली सैलरी मिले। एक्सटर्नल पैरिटी का मतलब है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के कंपैरिजन में भी सैलरी कंपेटिटिव हो। इससे टैलेंट रिटेन करने में मदद मिलती है। कंक्लूजन। सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स एक बैलेंस्ड, फेयर और इफेक्टिव सैलरी सिस्टम बनाते हैं। ये सिस्टम एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को सपोर्ट करता है। रेगुलर रिव्यू और क्लियर कम्युनिकेशन से सिस्टम स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके पब्लिक सर्विसेज को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11। राइट अ नोट ऑन सिविल राइट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें सिविल राइट्स का मतलब बताना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह से इनका संविधान में सुरक्षण किया गया है। इसका संबंध पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से भी जोड़ना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। सिविल राइट्स यानी नागरिक अधिकार वो बेसिक अधिकार होते हैं जो हर सिटीजन को बराबरी, आजादी और न्याय के लिए दिए जाते हैं। इन अधिकारों से एक लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति की पर्सनल फ्रीडम सुरक्षित होती है। इंडिया में ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए इनका रक्षण होता है। मेन बॉडी। 1. सिविल राइट्स का मतलब और परिभाषा। सिविल राइट्स वो मूलभूत अधिकार हैं जो हर नागरिक को बिना भेदभाव के जीवन जीने का हक देते हैं। इसमें जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बराबरी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भेदभाव से सुरक्षा शामिल है। सिविल राइट्स यह इंश्योर करते हैं कि किसी भी सिटीजन के साथ जाति, धर्म, लिंग या एनी रीजंस की वजह से अन्याय ना हो। 2. संविधान में सिविल राइट्स के प्रावधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 में ये अधिकार दिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल 14 कानून के सामने सब बराबर। आर्टिकल 15 भेदभाव पर रोक। आर्टिकल 19 बात करने की आजादी। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षण। अगर ये अधिकार तोड़ा जाए तो आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट में केस किया जा सकता है। 3. पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल राइट्स का महत्व। सरकारी नौकरियों में रिक्रूटमेंट, प्रमोशन या वर्किंग कंडीशंस में भेदभाव ना हो, इसके लिए सिविल राइट्स इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्वेंट्स को अपने ड्यूटीज के दौरान सिटीजन्स के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स और ओम्बुड्समैन जैसे सिस्टम्स भी इन राइट्स को सुरक्षित करते हैं। 4. जुडिशरी और संस्थाओं की भूमिका। जुडिशरी सिविल राइट्स का रक्षक होता है, कानून को इंटरप्रेट करता है और वायलेशंस पर पनिशमेंट देता है। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और राज्य ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसे संस्थाएं भी इन राइट्स को प्रमोट करती है।
RTI एक्ट 2005 भी सिविल राइट्स को मजबूत बनाता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी लाता है गवर्नेंस में। 5. चैलेंजेस या चुनौतियां। कानूनी सुरक्षा के बावजूद कई बार राइट्स वायलेट होते हैं, जैसे कि सिटीजन्स में अवेयरनेस की कमी, ब्यूरोक्रेटिक डिले या करप्शन, जस्टिस में देर, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं, विमेन, दलित, ट्राइबल्स, माइनॉरिटीज जैसे वल्नरेबल ग्रुप्स के साथ अधिक वायलेशंस देखे जाते हैं। कंक्लूजन। सिविल राइट्स किसी भी लोकतंत्र का मूल आधार होते हैं। ये नागरिकों को एम्पावर करते हैं और सरकार को अकाउंटेबल बनाते हैं। सिविल सर्वेंट्स का फर्ज है कि ये अधिकार हर हाल में बना रहे। साथ ही नागरिकों को भी अपने अधिकार जानना और उनका प्रयोग करना आना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग सिविल राइट्स सिस्टम से एक लोक केंद्रित प्रशासन बन सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 12. Suggest measures to improve morale. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एम्प्लॉयज का मोराल यानी उनका उत्साह और संतुष्टि कैसे बढ़ाया जा सकता है। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि मोराल क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है और इससे बढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। मोराल का मतलब होता है किसी एम्प्लॉय का अपने काम और वर्कप्लेस को लेकर एटीट्यूड, संतुष्टि और कॉन्फिडेंस। जब मोराल हाई होता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, टीम वर्क स्ट्रॉन्ग होता है और काम का माहौल पॉजिटिव बनता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये और भी जरूरी होता है क्योंकि इसका सीधा असर सर्विस डिलीवरी पर पड़ता है। अगर मोराल लो हो तो परफॉर्मेंस गिरता है और एब्सेंटीज्म बढ़ता है। इसलिए इससे बढ़ाने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स लेना जरूरी है। मेन बॉडी। 1. पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना। एक हेल्दी और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में एम्प्लॉयज अपने आप को वैल्यूड और सिक्योर फील करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स जैसे अच्छी लाइटिंग, क्लीन ऑफिस, वेंटिलेशन और कंफर्ट भी मोराल पे डायरेक्ट असर डालते हैं। वर्कप्लेस पॉलिटिक्स, हरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त माहौल ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन को प्रमोट करता है। 2. फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज। जब रूल्स और डिसीजंस ट्रांसपेरेंट होते हैं तो एम्प्लॉयज को सिस्टम पर भरोसा होता है। प्रमोशंस और रिवॉर्ड्स अगर मेरिट पर बेस हो तो लोग सिस्टम को फेयर समझते हैं। डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज को शामिल करने से उनका कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। 3. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। रेगुलर ट्रेनिंग से स्किल्स इंप्रूव होती है और एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंट फील करते हैं। करियर ग्रोथ के ऑप्शंस मिलने से मोटिवेशन बढ़ता है। मेंटरशिप या गाइडेंस प्रोग्राम स्पेशली नए एम्प्लॉयज के लिए हेल्पफुल होते हैं। 4. रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स। अच्छे काम की तारीफ या पब्लिक एप्रिसिएशन से मोराल काफी बूस्ट होता है। छोटी रिवॉर्ड्स जैसे फ्लेक्सिबल टाइमिंग या एक्स्ट्रा लीव भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। फीडबैक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि मोटिवेशन भी जरूरी है। 5. वर्क लाइफ बैलेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, रिमोट वर्क जैसे ऑप्शन से बर्नआउट कम होता है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज से इमोशनल वेलबीइंग स्ट्रॉन्ग बनती है। लीडर्स का एम्पैथेटिक होना जरूरी है जो पर्सनल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम में सपोर्ट द। 6. इफेक्टिव लीडरशिप और कम्युनिकेशन। जो लीडर्स ऑनेस्ट, सपोर्टिव और मोटिवेटिंग होते हैं उनकी टीम भी इंस्पायर्ड रहती है। ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन, गोल्स और फीडबैक रेगुलर मिलते रहने चाहिए। एम्प्लॉय की कंसर्न्स को सुनना और एक्शन लेना ट्रस्ट बिल्ड करता है। 7. टीम बिल्डिंग और पार्टिसिपेशन। ग्रुप एक्टिविटीज, आउटिंग्स या वर्कशॉप्स से बॉन्डिंग और यूनिटी बनती है। टीम वर्क को एनकरेज करने से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। कमिटीज या डिसीजन मेकिंग रोल्स में शामिल करने से लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। कंक्लूजन। मोराल को इम्प्रूव करना एक रेगुलर प्रोसेस है। हर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां ग्रोथ, रिकॉग्निशन और ट्रस्ट हो। जब एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं तो उनका काम का क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ते हैं। यह स्टेप्स एक स्ट्रांग, प्रोडक्टिव और कमिटेड वर्कफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।